नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज़ के मैडी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट रीना शर्मा। इस शो में हम हर सप्ताह बात करते हैं अलग अलग बीमारियों की, उनके समाधानों की और एक स्पेशलिस्ट के द्वारा उनके समाधान करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जान है तो जहान है, और जब हमारी जान पे बात आ जाती है तो हम लोग डॉक्टर को याद करते हैं। अगर ईश्वर के बाद अगर किसी को देखा जाए तो वो हमारे डॉक्टर ही हैं। तो इस शो में आज हम हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ को आपसे रूबरू करवाएंगे, जो कि पावटा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और जिनका नाम डॉक्टर सोहनलाल सीरवी सर है। सर नमस्कार, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस न्यूज़ चैनल का कि इन्होंने इस मंच पे, इस चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। और मैं अपने बारे में बात करूं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो मेरा नाम डॉक्टर सोहनलाल सीरवी है और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो जयपुर से कंप्लीट किया था और उसके बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन है वो SNMG मेडिकल कॉलेज जोधपुर से कंप्लीट किया। और उसके बाद में मैं जिला अस्पताल पावटा में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन अपनी लास्ट 5 ईयर से अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। जी सर, ये आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अपने डॉक्टर्स को सोशल मीडिया पे आने की कहाँ ज़रूरत हो गई है? बिल्कुल मैडम, और ये डॉक्टर्स को सोशल मीडिया पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समाज के अंदर जो एक्सपर्ट पर्सन है या उन्होंने कोई क्वालिफाई किया है, कोई नॉलेज लिया है अपने आप में, एक्सपर्ट किया है अपने आप को, तो वो अगर आम जनता को या पब्लिक को अवेयर नहीं करें तो फिर उस नॉलेज का प्रॉपर यूज़ नहीं होगा। और मैं ये मानता हूँ कि एक्सपर्ट आके अगर अपनी राय रखते हैं तो समाज के अंदर या पेरीफेरी के अंदर जो भी आज मिथ चल रहे हैं या जो भी चीज़ें पहले से पुराने ज़माने से जो चल रही है उसी को आज यूज़ किया जा रहा है। कैसे ऐसे लोगों से ट्रीटमेंट लिया जा रहा है जो इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर वो नहीं आएंगे तो आने वाले टाइम में या मेजर ट्रॉमा होने वाला है या ऐसी कोई भी बीमारी है जो धीरे धीरे बड़ा रूप ले सकती है और लास्ट के अंत के टाइम में जब वो आते हैं तो उनको मेजर करना या उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एज ए डॉक्टर या एज ए एक्सपर्ट कोई भी अपनी नॉलेज है वो अगर प्रॉपर जनता के बीच में नहीं देगा तो वही यूज़ किया जाएगा जो पहले यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात बताई हमको कि इंस्टा पे, यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं हम, जो कोई भी गले में स्टेट लटका के खुद को डॉक्टर बता के और ऐसे कोई भी अपन को एडवाइस दे रहा है तो उसको आप आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लीजिए और फिर ही आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। सर, 1.5 अरब की इस जनसंख्या के अंदर हम देखते हैं कि आए दिन रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो सर, रोड एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पेशेंट का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ब्लीड करता हुआ उसकी जान पे बनाती है। तो ऐसे में वहाँ जो मौजूद लोग हैं वो उसकी प्राइमरी लेवल पे कैसे मदद कर सकते हैं, तो वो बताइए सर आप। बिल्कुल, और आपने ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि यार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक्चुअली देखा जाए तो आज के टाइम का एक ज्वलंत एग्जाम्पल या ज्वलंत मुद्दा है। उसके अंदर की जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसमें कई पेशेंट्स हैं जो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते और उसकी वजह से वो या तो ट्रांसपोर्ट के दौरान या ऑन स्पॉट ही वहाँ पे डेथ हो जाती है या मेजर ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। बट आज के टाइम में देखा जाए तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि, और अवेयर करने के बारे में बात करें कि सबसे पहले तो जनता को अवेयर करना, उनको एजुकेट करना। और एजुकेट करने के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर स्कूल में जाके बच्चों को उनके टीचर्स के द्वारा या जो भी हेल्थ पर्सन है वो वहाँ जाके टीचर्स के साथ मिल के उसको बच्चों को एजुकेट करे और बताया जाए कि भी कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है या पहली बात तो एक्सीडेंट नहीं हो उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए या क्या मेजर ध्यान में रखना चाहिए। और होने के बाद में भी अपन अगर कहीं ट्रैफिक पुलिस के पास जाना नहीं जाए उससे पहले अगर अपन जो एक्सीडेंट हो गया है उस एरिया के अंदर अगर अपन खड़े भी है, अपन ने देख भी लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आजकल एक सोशल मीडिया का ज़माना है कि वहाँ पे हर पर्सन अपना वीडियो बनाता है। बिल्कुल और सही बात है। सिर्फ वो हेल्प करने की बजाय वो वीडियो अपने सबसे पहले कि मेरा स्टेटस लगाऊं या वहाँ पे भेज दूं ताकि वो लोग मेरे को लाइक करेंगे या वो चीज़ बोलेंगे सबसे पहले किसने बताया, पब्लिसिटी बढ़ेगी। बट इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में प्रिकॉशन की बात करें या प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं उसके बारे में बात करें तो पहली बात मैंने बात करी कि एजुकेट किया जाए लोगों को। और दूसरा एनवायरनमेंट के बारे में कि जब अपन रोड के ऊपर चल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ डिवाइडर यूज़ किए जाए या स्पीड ब्रेकर यूज़ किए जाए या ऐसे सिग्नल लगाए जाए जहाँ पे स्पीड को कम किया जा सकता है। और तीसरी मैं बात करूँ कि थोड़ी इंजीनियरिंग के मामले में कि अगर इस तरीके से थोड़े प्रिवेंटिव मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं या उसके अलावा जैसे कार हैं या टू व्हीलर्स हैं तो कार्स के अंदर जैसे
सीट बेल्ट है, अब सीट बेल्ट को अगर इस तरीके से मेजर किया बनाया जाए कि वो अगर सीट बेल्ट जब तक यूज़ नहीं करे गाड़ी स्टार्ट नहीं। बिल्कुल सही बात है। आजकल से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो कार्स बन रही है उसमें तो लगाए गए हैं ऐसे। उसके अलावा एयर बैग्स है बिल्कुल, और वो अगर जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाएं तो वो अगर सायरन बजता रहे या अलार्म बजती रहे तो उससे अपने को पता चल जाए कि यार कम से कम उसको यूज़ करना है। उसके अलावा जो टू व्हीलर है उसमें हेलमेट बहुत कंपलसरी हो गया, तो अगर वो हेलमेट वगैरह पूरा कंपलसरी करेंगे तब जाके। और चौथी बात अगर मैं इन्फोर्समेंट की कि अगर जो रूल्स बनाए गए हैं ट्रैफिक यातायात के जो रूल्स हैं, अगर उन रूल्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करा दिया जाए और इन्फोर्समेंट के साथ कि ये अगर उसका चालान कट रहा है तो जो चालान पहले कट रहा था उससे ज़्यादा, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा उस चालान को बढ़ा दिया गया, और अगर बढ़ाने की वजह से लोग थोड़े से डरेंगे उस चीज़ को और उस रूल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरा चालान कटा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल सही। तो उस वजह से अगर ये तो प्रिवेंटिव मेजर हो गए, उसके अलावा कि कहीं भी अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ अपनी एक मोरल ड्यूटीज़ बनती हैं कि अपन कम से कम उस पर्सन को सबसे पहले तो उसको साइड में ले जाया जाए, रोड के साइड में, कि और एक्सीडेंट होने से बचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, उनका अगर जैसे सर्वाइकल सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है कि गर्दन में चोट लग जाती है और गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो एयरवे के अंदर दिक्कत आती है, तो सबसे पहले उनको गर्दन को सीधा किया जाए, उसका एयरवे को प्रॉपर मेंटेन किया जाए। उसके अलावा उसकी ब्रीदिंग हो रही कि नहीं हो रही है, उस सारी चीज़ को देखा जाए। इसके अलावा मैं ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो अगर मान लो कोई पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है तो उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है या टेढ़ा हो जाता है पैर या मुड़ जाता है, तो उससे आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है। उसकी वजह से आगे पैर काला पड़ सकता है, वो हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले अपने को अलाइनमेंट में जो भी अवेलेबल चीज़ है, जैसे हार्ड बोर्ड हो गया, कोई गत्ता मिल गया या कोई लकड़ी का पार्ट मिल गया या कोई भी पार्ट है, उसको अच्छे से टाई कर दिया जाए, तब तक वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए। उसके अलावा कहीं एक्टिव ब्लीड हो रहा है तो एक्टिव ब्लीड को सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको डायरेक्टली प्रेस कर दिया जाए, उसको किसी तरह से बांध दिया जाए तो एक्टिवली ब्लीड नहीं करें। उसके बाद कॉल फॉर हेल्प, वहाँ जो भी आप अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके लिए हेल्प के लिए कोशिश करें। आप चिल्ला भी सकते हैं आसपास अड़ोस पड़ोस लोगों को बुलाने के लिए। उसके अलावा आप 108 पे कॉल करें, 108 पे कॉल करें, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक आप उसकी हेल्प करें। उसको अगर मुंह के अंदर कोई चीज़ ऐसी चली गई है, फॉरेन बॉडी चली गई, तो उसको निकालने की कोशिश करें ताकि उसको सांस लेने में वापस हो। उसके अलावा उसके बाद जब एम्बुलेंस आ जाती है तो अपना मोरल ड्यूटी ये बनती है कम से कम उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए जी। और ये पहले एक मिथ था कि अगर मिथ क्या मतलब रियलिटी यही थी कि अगर कोई अटेंडर उसको लेके जाता हॉस्पिटल तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल उससे किए जाते थे या कोई केस हो जाता था तो उसमें बहुत से बार बार उसको नाम आ जाता था या बार बार उसको थाने बुलाया जाता था उसको पूछताछ के बारे में। बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक एक्ट निकाला, उसके अंदर ये कहा कि जो पर्सन किसी पेशेंट को हॉस्पिटल तक डिलीवर करेगा या पहुंचाएगा उसको गुड सेमेटेरियन करके एक वर्ड दिया गया और उसके बाद उसको एक इनामी राशि के रूप में भी प्रावधान किया गया, इतना पैसा उनको दिया जाएगा। अगर उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तक कि वो आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये है कि वहाँ पे जो टाइम पे अगर उस गोल्डन पीरियड के दौरान अगर पेशेंट पहुँच जाता है तो वहाँ पे अवेलेबल डॉक्टर्स, जैसे आज जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर 24 आवर मेडिकल कॉलेज के अंदर 24 आवर, उसके अलावा जैसे पावटा अस्पताल, जिला अस्पताल जो भी हैं वहाँ पे 24 आवर फैसिलिटीज है, एनी टाइम उसको डॉक्टर मिलेंगे। तो वहाँ अगर टाइम पे वो पहुँच जाता है तो सबसे बड़ी हेल्प उसके लिए ये हो जाएगी, वो पहुँच पाएगा तो उसका उस पीरियड के दौरान उसका इलाज संभव है, तो आगे जाके मेजर ट्रॉमा की संभावना कम हो जाएगी। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को बचाने की और पेशेंट की जान के ऊपर जब बन आए तो उसको क्योर करने की। सर एक बात बताइए, अगर पेशेंट को चोट लग जाती है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो फ्रैक्चर है या वो एक खाली सूजन है, स्प्रेन है या मांस फट गया है, कैसे पता चलता है सर? देखो सबसे पहले तो अगर वो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसको डॉक्टर ने क्लिनिकल एग्जामिन करके उसको पता लगा सकते हैं। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उससे एक्सरे करा कर पता लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर के पास आता नहीं है, वो लोकल रेमेडीज़ को यूज़ करता है, किसी क्वैक के पास में जाके वो ट्रीटमेंट कराते हैं। तो उनको ये लगता है कि मोच आ गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो जहाँ पे ट्रीटमेंट कराने गए हैं वो मान लो जैसे कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं है लेकिन वो मोच निकालने की वजह से वो कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है और उसके बाद में वो वापस वो पट्टे बांध देते हैं और वो पेशेंट वहाँ पे 1 से 1.5 महीने तक वहीं रहता है। उसके बाद में जब उसका
ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता या दर्द नहीं जाता, तब जाके वो हमारे पास आता है। तब तक डिफॉर्मिटी आ जाती है। डिफॉर्मिटी हो जाती है और बोन का यूनियन हो चुका होता है, वो तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको वापस तोड़ना होता है। जी सर। तोड़ने के बाद उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोच का और फ्रैक्चर का डायग्नोसिस या डिफरेंशियल करने के लिए तो अपने को सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा उसको। बाकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता लगा सकते हैं, बाकी अपन दूर से देख के ही नहीं बता सकते कि इसको मोच है या फ्रैक्चर। सही है। तो सर के कहने का मतलब है आप ये पहलवानों के चक्कर में ना घूमें कि पहलवान के पास में जाके 10 दिन पट्टे बंधाए और मेरी चोट ठीक हो गई, और उस चोट को ठीक करवाने की बजाय हमारे डिफॉर्मिटी पाँव में आ जाएगी या हाथ में आ जाएगी या अफेक्टेड पार्ट में आ जाएगी। सर आजकल जब बच्चे जन्मते हैं तो जन्मते के साथ ही है जो कोई बोलते हैं कि उसका पाँव टेढ़ा है, उसका होठ कटा हुआ है, तो गांव में ये मान्यता है कि ये है जो कोई ग्रहण लग गया है बच्चे के ऊपर। तो क्या सर इसका कोई हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ये मिथ है सर, क्या चीज़ है ये? बिल्कुल, देखो जो जन्मजात विकृतियाँ होती हैं वो बहुत सारी विकृतियाँ ऐसी होती है जिनका आज के टाइम में प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है जी। इसके अलावा मैं ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मोस्ट कॉमन जो डिफॉर्मिटी है जन्मजात बच्चों के अंदर वो है एक क्लब फुट, राइट। और क्लब फुट का मतलब कि पैर जो है वो इस क्लब की तरह शेप में मुड़ा हुआ होता है, इंटरनल रोटेट होता है, और हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर उसको CTE बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल टेलिपस इक्वाइनोवेरस। तो उसकी वजह से बोनी और सॉफ्ट टिश्यू की वो डिफॉर्मिटी होती है। बट आज के टाइम में इतने सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट और कंप्लीट ट्रीटमेंट है। और लेकिन क्लब फुट की बारे में बात करूँ तो क्लब फुट में दो तरह के डिफ्रेंशिएट किया जाता है इसके अंदर, कि एक तो होता है जिसमें और कोई एसोसिएटेड बीमारी नहीं होती जी, और दूसरा होता है जिसके साथ में कोई एसोसिएटेड बीमारी होती है, जैसे क्लब फुट के साथ में और भी, जैसे स्पाइना बाइफिडा हो गया या पॉलीडैक्टाइली हो गया या एप्लेजिया हो गया या हिप डिस्प्लेजिया हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारी होती है जो उसके साथ में होती है। बट उनका ट्रीटमेंट भी CTE के अंदर या क्लब फुट का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब क्लब फुट का ट्रीटमेंट पॉसिबल तब है जब वो अर्ली एज के अंदर वो डॉक्टर के पास जाए, डायग्नोस हो जाए। और अर्ली एज का इन द सेंस कि वो विदिन 1 ईयर, बर्थ के विदिन 1 ईयर वो डॉक्टर के पास जाता है, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाता है, और डायग्नोसिस बनने के बाद में उसकी सीवियरिटी डिफाइन करते हैं कि सीवियरिटी कितनी है। जितनी सीवियरिटी है उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। और इसी से अगर बहुत कम सीवियरिटी है तो मदर को ही एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करना है, मसाज करना है, उसकी वजह से भी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डिफॉर्मिटी वो करेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर नहीं हो पाती है तो डॉक्टर को वो सीवियरिटी की ग्रेडिंग पता चल जाती है, और उसके बाद में हमारा एक पॉन्सेटी मेथड होता है, उसके अंदर हम प्लास्टर लगाते हैं, और प्लास्टर लगाने में 5 से 7, 8 प्लास्टर में वो करेक्शन हो जाता है। वो सीक्वेंशियल हम करेक्ट करते हैं उसको, और उसके बाद में जब प्लास्टर हट जाता है तो वो करेक्शन होने के बाद हम उसको एब्डक्शन ऑर्थोसिस आते हैं, वो एब्डक्शन ऑर्थोसिस हम उनको एडवाइज करते हैं। और वो इनिशियली 2 से 3 महीने तक उसको पूरे 24 आवर में से कम 23 घंटे उनको पहनना होता है। 1 घंटा तक उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जो ऑर्थोसिस है उसका टाइम पीरियड कम कर देते हैं, लेकिन वो कम से कम 3 से 4 साल तक उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है, तब जाके वो रिकरेंस नहीं होता जी। इसके अलावा दूसरा जो है कि टाइम पे नहीं आ पाते या नेग्लिजेंट होता है या नेग्लेक्टेड हो जाते हैं वो केस, जो बहुत बाद में वो अपीयर करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, पर वो बाद में फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसका। और जो पहले इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं या शुरुआत में आ जाते हैं तो उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करके ओनली अपन प्लास्टर से मैनिपुलेट करके, या छोटा सा एक चीरा लगता है जिसमें जो पाँव का जो पीछे वाली जो नस होती है उसको लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ही थोड़ा कट लगाया जाता है और उसको वापस प्लास्टर से ठीक किया जाता है। तो ये बड़ा मिथ है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या ये भगवान की देन है या भगवान की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में उसका प्रॉपर और कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है कि पर्सन कम से कम ये अवेयर हो उसके बारे में। तो अगेन चीज़ वही आती है कि एजुकेट कर दिया जाए लोगों को, ये बता दिया जाए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम, और आजकल तो गांव के अंदर आंगनवाड़ी है, आशा सहयोगिनी है, वो इसका सर्वे करते हैं और ऐसे पेशेंट्स या ऐसे बच्चों को, क्योंकि आजकल मैक्सिमम डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है जी सर, तो हॉस्पिटल में होती है तो वो पहले ही डायग्नोस पता चल जाता है। अगर वो लेकिन फिर भी गाँव में लोग नहीं लेके आते तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी डिफॉर्मिटी है तो सबसे पहले वो डॉक्टर्स की एडवाइस ले, एक्सपर्ट की एडवाइस ले। जी सर, बिल्कुल सही है सर। इसका मेजर कारण क्या हो सकता है कि ये मदर के वॉम में ही अपन को पता चल जाता है कि ये हो गई है? आजकल स्कैनिंग वगैरह मैडम करवाते हैं, बिल्कुल, तो सर कैसे पता चलता है कि भाई ये हो गया है? कैसे? नहीं, वो तो देखो कुछ तो कॉन्जेनाइटल होता है या जेनेटिक मान सकते हैं इसको, और कुछ जेनेटिक नहीं भी होती है, तो वो पोस्चर की वजह से ऐसा हो जाता है कई बार कि बच्चे का जो अंदर वॉम के अंदर जो बच्चे का पोस्चर है उसकी वजह से डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। बट वो स्कैन से पहले ही पता चल जाता है, सोनोग्राफी से उस टाइम पता चल जाता है कि बच्चे का CTE है कि नहीं है। बट वो अगर है भी सही तो उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है।
अच्छा, यानी सर के कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को पाँव टेढ़े करके अगर कोई बच्चा जन्मा है तो उसे ईश्वर का श्राप ना समझें, वो पूरी तरह से क्यूरेबल डिजीज़ है और हमें उसे जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करवाना चाहिए। सर आजकल तो सभी के ना हार्ड दुखे, यहाँ मेरे इस जॉइंट में दर्द हो रहा है, मेरे उस जॉइंट में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव के एंकल में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो सर ये क्या चीज़ है, क्यों हो रही है ये जॉइंट्स पेन? बिल्कुल, जॉइंट पेन की बात करें तो देखो जॉइंट पेन के रीजंस बहुत सारे होते हैं। उसके अंदर अगर मैं मोस्टली एज ग्रुप के बारे में बात करें कि अगर हम 50 या 60 ईयर की एज के बाद में अगर पर्सन कंप्लेन करता है कि मेरे को मल्टीपल जॉइंट पेन हो रहा है या मसल पेन हो रहा है या सुबह उठते टाइम दिक्कत आ रही है, तो उसके मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन मैरो की डेंसिटी है वो डेंसिटी कम हो जाती है, उसके अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और ये मोस्टली आफ्टर मेनोपॉजल एज फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि उस टाइम जो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है या हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कैल्शियम का डिमिनरेशन होता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ऐसा लगता है कि 50 साल बाद या 60 साल की एज के बाद में, तो उसका एक टेस्ट होता है बोन मैरो डेंसिटी या डेक्सा स्कैन करवा सकते हैं। और उसके अंदर अपने को जो उसकी स्कोरिंग होती है उस स्कोरिंग से पता चल जाता है कि अगर लेस देन 2.5 है, -2.5 है, तो वहाँ अपने को ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस बन जाता है। तो उसका अपन प्रिवेंटिव मेजर के रूप में कि आगे जाके ये फ्रैक्चर्स में नहीं हो, क्योंकि अगर डेक्सा स्कैन के अंदर अगर -3.5 तक आ जाता है तो मोस्ट कॉमन संभावना होती है कि वो ईजीली फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। जी सर। तो ओल्ड एज के अंदर जैसे मान लो कोई पर्सन है नाइट में वॉशरूम यूज़ करने के लिए उठते हैं और वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं या कहीं से टकरा जाते हैं, तो बहुत जल्दी उनको फ्रैक्चर्स की संभावना बढ़ती है। सर लोग कहते हैं मैं तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा खाता हूँ, उसके बावजूद है ना मेरे हार्ड दर्द हो रहे हैं, तो सर कैल्शियम का इससे कितना रेलेवेंस है? नहीं देखो, कैल्शियम की कमी से भी ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है कि ओनली कैल्शियम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए जैसे आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, मतलब आप वर्क ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो डिस्यूज एट्रोफी भी होती है उसके अंदर, और मसल वीकनेस होती है, तो वो भी एक फैक्टर है कि उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और खाली कैल्शियम देना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए फिजियोथेरेपी करना, ये एक्सरसाइज करना या धूप के अंदर एक्सरसाइज करना जहाँ से विटामिन डी भी आपको मिलेगा, तो वो एक ऑस्टियोपोरोसिस का जो रीज़न है उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, उससे अपन वापस करेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम पे एक्सरसाइज करें। उसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे लंबे टाइम से कोई पेशेंट बेड रिडन है जी, या कोई कैंसर पेशेंट है, या लंबे टाइम से कोई दवाई ले रहे हैं या कोई स्टीरॉइड ले रहे हैं, उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बुजुर्गों के अंदर जो अगर बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए या वापस कैसे करेक्ट किया जाए उनको, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये डाइटरी मैनेजमेंट। जी सर। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट हो गए, जैसे आपका दूध है, दही है, पनीर है, अगर ये सप्लीमेंट के रूप में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस कम हो जाएगा। उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर के रूप में कि बुजुर्गों के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ घर में कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जाए जो गिरने की संभावना कम हो जाए। जैसे मान लो फर्श के ऊपर पानी का ध्यान रखा जाए कि कहीं पानी गिरा हुआ तो उसको जल्दी से क्लीन कर दिया जाए। या दूसरा है कि बुजुर्ग लोग जो है वो अपने स्टिक लेके चलें, तो सपोर्ट लेके चलें कि वो गिरने की, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो बैलेंस कंट्रोल नहीं हो पाता, वो जैसे गिरते हैं तो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। जी सर। तो दूध, दही, पनीर ये सब खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स, जिससे कि हमारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी होती रहे हमारी बॉडी के अंदर, और अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका खास ख्याल रखा जाए। सर जो ये गठिया रोग है, अब कहते हैं कि जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है गठिया रोग के अंदर, ज़्यादा लंबा अगर ये हो जाता है तो सर लोग है जो आयुर्वेद की तरफ स्विच करने लग जाते हैं, तो सर आयुर्वेदिक ज़्यादा बेटर है कि एलोपैथी ज़्यादा बेटर है गठिया में? तो अगर गठिया की बात करें तो गठिया अलग अलग तरह का होता है। एक पर्टिकुलर गठिया तो एक कॉमन टर्म है, राइट, बट गठिया इज अर्थराइटिस। अब ये अर्थराइटिस का अलग अलग रीज़न हो सकता है कि कोई डिजेनरेटिव अर्थराइटिस है जी, कोई इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है, कोई जुवेनाइल अर्थराइटिस है, तो कोई वायरल अर्थराइटिस है, तो बहुत सारे अर्थराइटिस को मिला जुला के गठिया है जी सर। अब गठिया में इलाज आयुर्वेद करें कि एलोपैथी करें, ये तो अपने अपने उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या प्रीफर करता है। बट मैं एलोपैथिक होने के मामले ये कहूँगा कि इनिशियल स्टेज में आयुर्वेदिक भी अच्छा काम करता है, बट एडवांस स्टेज हो जाती है उस टाइम एलोपैथी आयुर्वेदिक इतना इफेक्टिव नहीं होता है, सर्जिकल प्रोसीजर पे ही उसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। और अगर अर्थराइटिस की बात करें तो दो तरह की अर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली, एक जो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है, एक डिजेनरेटिव अर्थराइटिस है जी। और डिजेनरेटिव जो अर्थराइटिस है वो मोस्टली होता है ओल्ड एज के अंदर, जहाँ पे 50 साल 60 साल के बाद में जो जॉइंट है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, और पर्टिकुलरली लार्ज जॉइंट जी, और उसमें मोस्ट कॉमन होता है नी जॉइंट।
जी। और नी जॉइंट के अलावा भी आपका शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, वो भी अर्थराइटिस की उसके अंदर आता है कि उसमें भी अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। बट आज के टाइम में मोस्टली ये देखा जाता है कि जो घुटने का है नी अर्थराइटिस वो मोस्ट कॉमन है। और मैं तो नी अर्थराइटिस का ये कहूँगा कि नी अर्थराइटिस जो डेवलप होता है वो होता है इसके अंदर दो जॉइंट के बीच का जो कार्टिलेज होता है, जो चिकनाई की परत होती है, उस परत में धीरे धीरे डिहाइड्रेटेड होने की वजह से वो वियर एंड टीयर की वजह से वो कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ऊपर की कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो जो पीछे वाली बोन है वो इरोड हो जाती है, वो नेक्ड हो जाती है। वो जब आपस में दोनों टकराती है तो पेन स्टार्ट होता है जी। और सीवियर पेन होता है पेशेंट को। रात में कई बार तो उसको नींद से जग जाते हैं क्योंकि वो मसल रिलैक्स होती है और आपस में बोन जब पास में आती है टकराती है तो सीवियर पेन होता है जी। उसके अलावा पेशेंट जब सुबह बेड से उठता है, जब जैसे वेट वियर करता है तो सीवियर पेन होता है, वापस उसको बैठना पड़ता है। बॉडी ये करती है कि उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में बॉडी ये चाहती है कि मूवमेंट कम हो, और मूवमेंट कम करने के लिए बोन एक्स्ट्रा बोन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जब एक्स्ट्रा बोन बनना स्टार्ट हो जाती है तो उसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, और ऑस्टियोफाइट्स वापस टकराने लगता है और वो भी पेन का कारण होता है। तो इसका इनिशियल स्टेज में प्रोटोकॉल या प्रिवेंटिव मेजर के रूप में अगर करें तो सबसे पहला तो है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जहाँ पे अगर किसी पर्सन का वेट ज़्यादा है तो वेट अगर मान लो 10% को वेट को कम कर दिया जाए तो जो उसकी अर्थराइटिस की जो प्रेशर 50% लोड कम हो जाएगा जी। अगर लोड कम होता है तो पेन कम हो जाएगा, और पेन कम होगा तो ज़्यादा आगे जो फटाफट जो ग्रोथ कर रही है अर्थराइटिस वो डिले हो जाएगी। सही सर, वो जो कहते हैं कि हमारे गोडर और ग्रीस खत्म हुई हो, तो सर वो क्या चीज़ है फिर आपने जो बताया उसमें? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ग्रीस का मतलब जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कार्टिलेज उसको सिक्रेट करती है या साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है उसको बनाती है, वो अल्टीमेटली पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स के रूप में कार्टिलेज है, उसका साइनोवियल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, ये सारा का सारा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो फ्लूइड कम हो जाता है, और फ्लूइड कम होने की वजह से या कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से टकराने लगती है और पेन स्टार्ट होता है जी। अब इसके अंदर इनिशियल स्टेज में एक तो डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरुआत में अगर एक्सरसाइज भी ध्यान दिया जाए जी। या किसी की लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें लॉन्ग टाइम तक उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है, तो उनको भी बीच बीच में गैप देके 10-15 मिनट का रेस्ट कर दिया जाए तो उससे भी सामान कम। दूसरा, इंडियन टॉयलेट यूज़ ना करें। ओके, आप सिटिंग वाली यस, यूज करें, वेस्टर्न वाली। उसके अलावा क्रॉस लेग मतलब ज़मीन पे आलती पालती लगा के बैठना कम करें। उससे भी ये प्रिवेंटिव मेजर के रूप में कि उसका जो प्रोग्रेस है वो डिले हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका ट्रीटमेंट यही है कि प्रॉपर बराबर उसका पहले डायग्नोसिस बन जाए, एक एक्सपर्ट के पास में उसको। ये सर इसमें एक्सरे का रोल रहता है कि एक्सरे से पता चलता है कि ये आर्थराइटिस कितना, पोरोसिस कितना डेवलप हुआ है? बिल्कुल, पोरोसिस का पता चलता है, अर्थराइटिस का भी पता चलता है। और शुरुआत में पहले तो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर एक बार क्लिनिकल एग्जामिन करता है, उसके बाद में उसकी ग्रेडिंग देखने के लिए एक बार एक्सरे करवा देता है, और एक्सरे ही इसका फाइनल डायग्नोसिस बना सकते हैं। और आजकल गांव में इस बात का भी अभी तक अवेयर नहीं है लोग कि अगर घुटना का रिप्लेसमेंट करा दिया जाए तो ठीक हो सकता है, क्योंकि लोगों के मन में आज भी यही धारणा है कि अगर मैंने रिप्लेसमेंट करा दिया तो मेरा घुटना पहले जैसा भी नहीं रहेगा, या मैं कभी बैठ नहीं पाऊंगी, या मेरा दर्द कभी खत्म होगा नहीं, सूजन कभी खत्म होगी नहीं, घुटना मुड़ नहीं पाएगा। बट आज के टाइम में एज ए एक्सपर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है बहुत ही एडवांस सर्जरी आ गई है और बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है सर। लेकिन कहते हैं ना कि ओल्ड एज के अंदर मैं कोई ऑपरेट करवाऊंगा तो मैं उसमें रिकवर नहीं कर पाऊंगा और मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, तो सर ये क्या धारणा है? बिल्कुल, जो नी का जो ट्रांसप्लांट है या टोटल नी ट्रांसप्लांट अपन करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को अलग अगर दूसरी बीमारियां नहीं है जी तो कोई ऐसा कोई रिस्क वाले फैक्टर नहीं है। दूसरा, ऑपरेशन से पहले हमें प्री एनेस्थीसिया का चेकअप होता है, एनेस्थीसिया वाले फिट करते हैं और तभी अपन ऑपरेशन करते हैं, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं करते। सर अदर बीमारियों से क्या, कौन कौन सी बीमारियां पेशेंट को नहीं है तो अपन ओटी में ले सकते हैं? अदर बीमारियां इन द सेंस कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट है, जैसे मान लो कार्डियक इशू है उसको और थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस नहीं झेल सकता, या पोस्ट ऑप रिकवरी में दिक्कत आ रही है, या पहले से कोई ऐसा कोई कैंसर पेशेंट है या और कोई बीमारी उसको चल रही है, तो उस टाइम उसको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, लग सकता है। डायबिटीज के अंदर वालों को भी दिक्कत होती होगी ना? हाँ, डायबिटीज़ को फिर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर है तो वो पोस्ट ऑप उसका इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो वो कंट्रोल करने के बाद ही हम सर्जरी करते हैं। और गांव के अंदर आज भी जो मैसेज बताना चाह रहा था कि लोग करवाते नहीं हैं, डरते हैं, क्योंकि अगर एक जने किसी मान लो बैड एक्सपीरियंस है, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, उसका कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से कई सारे लोग जो है वो इस डिसीजन लेने से भी डरते हैं कि हम नहीं करवाएंगे। बट मैं
पिछले 5 साल से जैसे अपन पावटा जिला अस्पताल के अंदर भी जो टोटल नी रिप्लेसमेंट अपन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। और रिजल्ट इन द सेंस कि आप पेशेंट हम दूसरे दिन ही उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं। सर्जरी के सेकंड डे, पोस्ट ऑफ डे सेकंड के अपन पेशेंट वॉक करता है और घर पे वो चल के जाता है और पेन फ्री होके जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने। सर इसमें आप क्या करते हैं, घुटने को पूरा दूसरा घुटना लगा देते हैं आर्टिफिशियल? हाँ, ये भी एक लोगों में एक धारणा है कि घुटना चेंज कर देते हैं या ये घुटना हटा के दूसरा, ये ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम जो ऑपरेशन करते हैं उसके अंदर जो फीमर और टिबिया के जो सरफेस होते हैं, आर्टिकुलर सरफेस जो जॉइंट बनाती है, उसको रब किया जाता है, उसको एक फेस शेप दिया जाता है। उसको थोड़ा सा हल्का सा काट कर उसके ऊपर प्लेट लगाई जाती है और टिबिया के ऊपर प्लेट लगाई जाती है, उसका एक जॉइंट बनाया जाता है। तो पर्टिकुलर दोनों आपस में टकराएंगे नहीं तो पेन नहीं करेगा। तो वो जो आर्टिकुलर सरफेस है उसको इरोड किया जाता है या उसको शेव किया जाता है, और शेव करने के बाद में हम वापस दूसरा सीमेंट के साथ उस प्लेट को लगा के उस जॉइंट को बनाया जाता है। अच्छा, ये एक आर्टिफिशियली एक मेथड है दोनों बोन्स को जोड़ने का, ना कि इस घुटने को हटा के दूसरा घुटना लगाने का। अगर दूसरा घुटना अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर डाल देंगे तो वैसे इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपस में उनको जोड़ने के लिए एक आर्टिफिशियल सीमेंट यूज़ की जाती है आम भाषा में, और उससे उसको चिपका दिया जाता है जिससे वो आपस में रगड़े नहीं और चोट हो नहीं और दर्द नहीं हो। ऐसा ही कुछ है ना सर? तो सर इसके फिर पोस्ट ऑपरेटिव आप पेशेंट को क्या एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं? देखो, टीकेआर के अंदर या रिप्लेसमेंट के बाद में जो एक्सरसाइज है या फिजियोथेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन सिर्फ ये सोच ले कि मेरा ऑपरेशन के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो दर्द तो ठीक हो जाएगा बट उसका जो मूवमेंट है वो नहीं आ पाएगा। और वो मूवमेंट को लाने के लिए हम उसको पोस्ट ऑफ डे सेकंड से ही उसको एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट कर देते हैं और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाते हैं। और फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। अगर 1 से 1.5 महीना 2 महीने तक वो अच्छे से फिजियोथेरेपी करता है तो कम्प्लीटली नी बैंड भी हो सकता है, ज़मीन पे नीचे बैठ भी सकता है, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है, उतर सकता है और आराम से अपनी पहले जैसी लाइफस्टाइल को वो डेली रूटीन लाइफ के अंदर जी सकता है। देखिए सर ने कितनी बड़ी सर्जरी को इतने छोटे से शब्दों में और बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया, ताकि आप मेरे घुटने दर्द हो रहे इस समस्या को लॉन्ग लाइफ तक लेके ना बैठे कि अब तो मरूंगा तभी घुटने सही होंगे। तो आप प्रॉपर ऑर्थोपेडिशियन के पास में जाएं। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो टोटल नी रिप्लेसमेंट की जो सर्जरीज है आजकल अपने राजस्थान गवर्नमेंट की वजह से टोटली फ्री हो रही है। और इससे अस्पताल के अंदर जैसे जिला अस्पताल हो गया या मेडिकल कॉलेज के अंदर वो टोटली फ्री हो रही है। और क्योंकि पहले इसका बहुत खर्चा आता था और कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए पे हर पर्सन उसको वहन नहीं कर पाता था, तो वो बड़ा मुश्किल होता था उसके लिए डिसीजन लेना। लेकिन आज के टाइम में वो पूरी की पूरी कम्प्लीटली टोटली फ्री है। अगर टाइम पे पेशेंट आ जाता है, उसके इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हो जाता है, पेशेंट पीएससी फिट हो जाता है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सर्जरी होती है। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफ दवाइयाँ भी उसको फ्री में दी जाती है। ओके सर, तो इतनी बड़ी सर्जरी के लिए क्या आपको भामाशाह का कार्ड होना चाहिए? क्या फैसिलिटी, क्या हमारे पास में कौन सा कार्ड होना चाहिए? आयुष्मान कार्ड होना चाहिए या किस बेस पे आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है? ये जो चिरंजीवी योजना चल रही है अभी, माँ योजना जो स्टार्ट करा है, तो उसके अंदर पूरा का पूरा फ्री है और वो आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उससे पता चल जाता है उस लिंक के उस योजना के अंदर वो एक्टिव है कि नहीं है। अच्छा, अगर वो योजना के अंदर एक्टिव है या 2 रुपये किलो गेहूँ जिसको मिल रहे हैं जो उस योजना में आ रहा है तो वो टोटली उनके लिए फ्री है। देखिए हमारी सरकार ने भी, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कितना बड़ा स्टेप उठाया है हम लोगों के लिए, तो आप लोग उसका यूज़ ज़रूर करिए। और कोई भी सरकारी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे ये सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बट ज़रूरत है हमें ऑर्थोपेडिशियन की उसके लिए। तो सर जो ये आप खाली नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहे हैं हमारे यहाँ पे कि और आप कोई और भी कर रहे हैं बड़ी सर्जरीज? देखो, मैं अगर जिला अस्पताल की बात करूं तो वहाँ पे सारे ट्रॉमाज के केस होते हैं। उसके अलावा टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, और हिप रिप्लेसमेंट भी बहुत कॉमन है क्योंकि अभी कोविड के बाद में काफ़ी पेशेंट्स या काफ़ी जो पर्सन थे उन्होंने स्टीरॉयड को यूज़ किया, राइट, और वो ज़रूरी भी था उस टाइम शायद। तो उस वजह से वो स्टीरॉयड की वजह से लिया, या कोई पर्सन है जो अपने हेल्थ बनाने के लिए या मोटे होने के लिए जो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं उसकी वजह से बोन में जो फीमोरल हेड है उसका एवीएन हो जाता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, और उसकी वजह से एवीएस कंबाइन करता है आर्थराइटिस से और वो बॉल ख़राब हो जाती है। अच्छा। तो उसकी वजह से भी उसको बॉल को पूरा चेंज करना पड़ता है, उसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और वो भी अपने अस्पताल के अंदर पूरा टोटली फ्री होता है और सारी सुविधा अपने पास अवेलेबल है। जी सर। तो सर अगर अपन बोलते हैं कि 2 हड्डियां टूट गई है, तो हड्डी टूट गई तो उसमें अपन नेल डाल के जोड़ते हैं या उन हड्डियों का आप प्लास्टर लगा के जोड़ते हैं, तो सर वो क्या सिस्टम है? मतलब 2 हड्डियों को जोड़ने का कौन सा सिस्टम है आपके पास? ओके,
देखो, हड्डियों को जोड़ने का काम डॉक्टर नहीं करता है, हड्डियों को जोड़ने का काम तो भगवान करता है। अच्छा। वो अपने आप जुड़ती है हड्डी तो, बट डॉक्टर का काम ये है कि उसको सही अलाइन करना। ओके, अलाइन करना। अलाइन करने का मतलब ये कि अगर कोई कंप्लीटली फ्रैक्चर नहीं है तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसको खींच के या उसको ट्रैक्शन दे के अलाइन करके उसको प्लास्टर से ठीक किया जा सकता है। लेकिन कोई बोन अगर टूट के डिस्प्लेस हो गई है, अपनी जगह से हट गई है, तो उसको वापस अलाइन करके उसके अंदर मैरो के अंदर एक रॉड डाल दी जाती है और स्क्रू के साथ उसको फिक्स कर दिया जाता है। कई बार उसके ऊपर प्लेट लगानी पड़ती है। तो अल्टीमेटली काम ये है कि उसको सही अलाइन करके प्रॉपर पोजीशन में ला के रखें, ताकि वो नेचुरल जो यूनियन होने वाला है वो प्रॉपर जगह पे हो। अदरवाइज अगर प्रॉपर जगह पे नहीं होगा, जैसे क्वैक के साथ ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी यही करते हैं कि प्लास्टर पट्टा बांध दिया, पट्टा बांधने से हड्डी तो जुड़ जाएगी बट वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी, वो माल यूनाइटेड हो जाएगी। यस, माल यूनाइटेड हो जाएगी, तो उसको करेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद हड्डी टेढ़ी हो गई तो आसपास के सॉफ्ट टिश्यू भी कॉन्टैक्ट करेंगे और उसकी वजह से पेन हमेशा के लिए रहेगा उसको। तो अगर वो बाद में ऐसा आता है तो उसको वापस तोड़ना पड़ता है और वापस रीअलाइन करके उसको प्लेटिंग, स्क्रू, नेलिंग जो भी करना है वो करके उसको किया जाता है। सर, एक और इश्यू आता है हम लोगों को कि भाई चल रहे हैं, चलते चलते चक्कर आ रहा है, कि गर्दन में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है पेशेंट को, तो सर उसका भी कुछ हमारे हड्डी से प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो कोरिलेट करते हैं हम सर्वाइकल से। सर्वाइकल पेन जो होता है या नसों का जो दर्द होता है, कई बार जो पीआईवीडी होता है, जो सर्वाइकल पीआईवीडी होता है, वहाँ पे नसों के ऊपर प्रेशर आता है। नसों के ऊपर जो प्रेशर आता है उसकी वजह से पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है, या जो पेन है वो रेडिएट करके हाथों में भी आता है, हाथों में झंझनाहट भी होती है। और ये पीआईवीडी अगर लंबर के अंदर है या और कोई स्पाइन के अंदर है तो उसमें पैरों के अंदर भी वो सूनापन भी आता है, झंझनाहट भी रहती है और पेन भी रहता है, पेन रेडिएट करता है पूरा का पूरा। और उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है कि आजकल बहुत ही अच्छी सर्जरीज है, माइक्रो सर्जरीज है या सपोर्ट के तौर पे। सर, मैंने कई लोगों को देखा है गले में पट्टा लगाए हुए, तो सर पट्टे से उसका कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, उससे क्या थोड़ा ट्रैक्शन रहता है और उसको मूवमेंट जिसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए वहाँ प्रेशर नहीं आएगा तो पेन नहीं होगा। तो इसके लिए सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं उसको, और सर्वाइकल कॉलर इनिशियल स्टेज में वो बहुत हेल्प करता है। और कई बार तो जैसे एक बार मैं मेरा वाक्य बताऊं कि एक पेशेंट था जिसको सर्वाइकल थोड़ी सी चोट लगी थी और वो आने से पहले किसी क्वैक के पास गया और उन्होंने उसको ठीक करने के लिए उसको ज़बरदस्ती उसको मोड़ा और इसका यहाँ का ओडेंटोइड प्रोसेस उसका टूट गया, राइट। और जब हमारे पास आया तो कम्प्लीटली पैरालाइज था और हमने तत्परता दिखाते हुए उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करते मेडिकल कॉलेज भेजा और वहाँ पे जो एक्सपर्ट थे, स्पाइन एक्सपर्ट, उन्होंने उसको सर्वाइकल को ऑपरेट किया, तब जाके वो बच पाया। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे कोई भी क्वैक के पास ना जाए जहाँ पे उनको पता नहीं है और वो एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को यूज़ करे हर पेशेंट के अंदर। जी सर। तो अगर मैंने जैसे बताया था पहले कि पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता है, उसके बावजूद ही वो मोच निकालने के चक्कर में पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ऐसी इंजरीज हो जाती हैं जैसे ज़बरदस्ती उसको कमर के अंदर प्रेशर लगा दिया तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम कम है, वो बढ़ भी सकती है। तो मैं एज ए एक्सपर्ट ये कहूँगा कि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है तो वो अपने एक्सपर्ट है जिसको नॉलेज है उसके पास जाके उसके पास में जाइए। सही बात है। अब वो गर्दन, उसको पैरालिसिस हो गया गर्दन की वजह से, तो इसीलिए आप गर्दन के दर्द को भी नॉर्मल ना ले, कमर के दर्द को भी नॉर्मल ना ले, एक बार आप डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर सलाह ले और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। सर, आप लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये जो हमारा इतना बड़ा हड्डियों का ढांचा है, इसको हम लाइफ लॉन्ग किस तरीके से अच्छे से रखें और ताकि हमारे को दिक्कत ना आए हड्डी से रिलेटेड, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हेल्थ के बारे में एजुकेट होना। जी सर। जब अपने को प्रॉपर नॉलेज होगा किसी भी चीज़ का तो उसका प्रॉपर अप्लाई कर पाएंगे उस चीज़ को। सबसे पहले तो कि कौन सी डाइट मैनेजमेंट, क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना धूप में रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना। सर, बोलते हैं ना धूप में रहने से काले पड़ जाते हैं, तो कौन सी वाली धूप लेंगे तो विटामिन डी आ जाएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन धूप में रहना है आपको, बट कोई कुछ टाइम पीरियड 15-20 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप मॉर्निंग टाइम में धूप में रहें, तो वो विटामिन डी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी होगी तो आपकी मसल भी स्ट्रांग रहेगी, बोन भी स्ट्रांग रहेगी। डाइटरी मैनेजमेंट मैंने बताया, जैसे डाइटरी जो अपना डेयरी प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा कोई नशा वगैरह का सेवन नहीं करें, उसकी वजह से भी बोन काफ़ी वीक होती है, या हर तरह का नशा ही जो शरीर को नुकसान वगैरह भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल, स्मोकिंग के अंदर भी बहुत सारी जो निकोटीन वगैरह होता है वो नर्व्स के अंदर भी या मसल के अंदर भी या वेन, आर्टरी, हर तरह के भी नुकसान पहुंचाता है।
तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है या और कोई भी तरह का जो नशा है वो अगर नहीं करेंगे तो एक अच्छी लाइफस्टाइल, दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकले, थोड़ा सा घूमना फिरना स्टार्ट करें, क्योंकि आज के टाइम में आदमी को, लोगों को मोटापा बढ़ रहा है और मोटापा बढ़ने से शरीर की हर बीमारी स्टार्ट होती है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर वेट लूज करेंगे तो अर्थराइटिस भी कम हो जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होगा और प्रॉपर बोन मजबूत होगी तो इजीली फ्रैक्चर्स भी नहीं होंगे। ओके, तो ये डाइटरी मैनेजमेंट और एक्सरसाइज, इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो इनिशियल स्टेज को हल्का ना लें और उसको एक्सपर्ट को दें। सर ने बहुत बारीक बातें बताई हमें कि भाई डाइट भी लो, एक्सरसाइज भी करो और इनिशियल स्टेज पे उस बीमारी को समझ के डॉक्टर के पास में जाओ। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपकी होस्ट रीना शर्मा और आज हम सोहनलाल सिरवी ऑर्थोपेडिशियन सर से इतनी सारी बातें की और हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए सर ने पूरी कोशिश की। अगर आपको कोई भी हड्डी से रिलेटेड तकलीफ़ है तो आप सर से परामर्श ले सकते हैं। सर हमारे जिला अस्पताल पावटा में कार्यरत हैं और आप कभी भी आ सकते हैं जीएच के अलावा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे शो में। थैंक यू। धन्यवाद।